हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथी, आज सीटेट 2022-23 की तैयारी के संदर्भ में पहली क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करता हूं। साथियों, आपके शिक्षक बनने के सपने को उड़ान देने वाली क्लासेस आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही हैं। साथियों, ये वो क्लासेस हैं जहाँ से सीटेट में ऐसा कोई साल नहीं जहाँ से यहाँ से प्रश्न ना पूछे गए। साथियों, उसी से संबंधित क्लासेस अब कंटिन्यू उपलब्ध होती रहेंगी। साथियों, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। साथियों, संघर्ष की इस लड़ाई में आज से हम लोग लगातार सीटेट के एग्ज़ाम के दिन तक लगातार कंटेंट और प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे अब की बार सीटेट की परीक्षा को हम आसानी से क्वालिफाई कर सकें और आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकें। हाँ साथियों, बात इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जिसको जान लेना ज़रूरी है। अब तक NCTE की जो गाइडलाइन थी उसमें ये स्पष्ट जिक्र किया गया था कि परसुइंग वाला जो मामला था वो लास्ट ईयर में जो छात्र या शिक्षक के लिए प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी भर्ती पहुंचते थे वही सीटेट दे पाते थे। लेकिन अब जो है उसमें इन्होंने परिवर्तन किया है, और परिवर्तन जो है साथियों वो ये किया है कि अब प्रशिक्षण लेने वाला अभ्यर्थी जो वो बीएड हो, बीटीसी हो, जेबीटी हो, डीएलएड हो या अन्य कोई प्रशिक्षणकर्ता लेने वाला है, अगर वो एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के तुरंत बाद वो सीटेट देने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो साथियों, अब आप एडमिशन लीजिए और उसके बाद तुरंत सीटेट का फॉर्म अप्लाई करके आप उसे पास करके रख लीजिए, और आगे वो आपके किसी भी वैकेंसी के लिए आपके प्रशिक्षण के बाद एलिजिबल हो जाएगा। साथियों, आते हैं हम अपने मुख्य चैप्टर पर, जहाँ से चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है। वृद्धि और विकास की बात करें साथियों, तो सीटेट के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यहाँ से हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। साथियों, बात करें वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में बात करते हैं साथियों। वृद्धि की, ग्रोथ की बोथ लैंग्वेज रहेगी साथियों, इंग्लिश और हिंदी मिक्सअप रहेगी ताकि इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। साथियों, वृद्धि की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें देखते हैं। वृद्धि में साथियों देखेंगे आप कि वृद्धि जो है ये आपके शरीर के मात्रात्मक पहलू को दर्शाती है। मात्रात्मक पहलू से तात्पर्य है साथियों कि जैसे आपकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, आप कितने मोटे हुए, आपका आकार कितना बढ़ा, ये चीज़ें जो हैं जिसे मात्रात्मक वृद्धि से तात्पर्य है साथियों, जिनसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, ये जो है मात्रात्मक वृद्धि कहलाती है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जब आपकी लंबाई बढ़ेगी तो आप उसे माप सकेंगे, आपकी चौड़ाई बढ़ेगी आप उसे माप सकेंगे, आपका वजन बढ़ेगा तो उसे आप माप सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी मात्रात्मक वृद्धि में शामिल होती हैं। साथियों, इसके बाद बात करें हम कि वृद्धि में परिवर्तन जो होंगे उसे हम ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि हम उसे माप सकते हैं, जैसे हाइट, साइज। उसके बाद आप देखेंगे वृद्धि की बात करें साथियों तो वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। वृद्धि निश्चित समय तक चलने से मतलब ये है साथियों कि जैसे मान लीजिए कि आपकी लेंथ जो है वो एक एज तक 21 हो, 22 हो, 23 साल या 18 साल जो भी मानी जाए, उसी एज तक बढ़ेगी। उसके बाद आपकी लंबाई जो है वो रुक जाती है। तो यहाँ वृद्धि जीवन पर्यंत ना चलने से तात्पर्य यही है कि आपकी लंबाई कुछ की स्थिति जो होती है। उसके बाद आप देखेंगे
कुछ समय बाद बाल के झड़ने की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। मतलब एक परिपक्व स्थिति तक पहुँचने के बाद वृद्धि की स्थिति जो होती है वो रुक जाती है। वृद्धि की कंडीशन ये होती है साथियों। इसके बाद बात करें हम विकास की। ध्यान दीजिएगा साथियों, साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से समझ का क्या विषय है। अगर आप चीज़ों को समझ पाएंगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट्स को आप समझिएगा, हम आपको एक एक पॉइंट्स विधिवत समझाएंगे, जहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे। आइए साथियों, विकास पर बात करते हैं कि विकास क्या। वृद्धि को आपने देखा कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ये एक निश्चित सीमा तक चलती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। बात विकास की करें तो साथियों, विकास जो होता है ये वह प्रक्रिया होती है जिससे नवीन योग्यताओं का जन्म होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा कि विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ से नवीन योग्यताओं का जन्म होता है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में थिंकिंग क्राइटेरिया या थिंकिंग प्रोसेस जो होती है वो एक एडल्टहुड की अपेक्षा कम होती है। तो सीधी सी बात है कि एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी सोचने की क्षमता को उतना ज़्यादा विकसित नहीं कर पाता है जितना एक एडल्टहुड बच्चा जो होता है वो कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो है वो नई नवीन योग्यताएं अपने आप शामिल हो गई। तो जब नवीन योग्यताएं शामिल हुई तो यही चीज़ें जो होती हैं यही विकास कहलाती हैं साथियों। उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन हुए थे वहीं आप देखेंगे विकास में जो है वो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और अमूर्त परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में क्या था कि वृद्धि में आप देखते थे वहाँ गुणात्मक और मापी जाने वाली परिवर्तन को देखते थे आप, जबकि विकास को देखेंगे आप तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो वृद्धि हो विकास होगा वो गुणात्मक होगा और अमूर्त होगा, क्योंकि जब चीज़ें गुणात्मक होंगी तो वहाँ चीज़ें आप देख नहीं पाएंगे, वो चीज़ें अमूर्त ही होंगी। अब जैसे क्या है, गुणात्मक से तात्पर्य ये है साथियों, जैसे आपके इमोशन में परिवर्तन हो, संवेगात्मक वृद्धि हो, और उसके बाद बात करें कॉग्निटिव चेंजेज हों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास हो, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास इन द सेंस साथियों से तात्पर्य है कि आपकी थिंकिंग में परिवर्तन हो रही है, आपका सोच बढ़ रही है, आपकी रीजनिंग में परिवर्तन, आपके तर्क करने की क्षमता बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में साथियों इन चीज़ों को आप देख थोड़ी ना पाएंगे, लेकिन आपके अंदर ये परिवर्तन हो रहे हैं, और ये परिवर्तन जो होते हैं ये परिवर्तन साथियों विकास कहलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब साथियों विकास होगा तो जो पुरानी आकृतियाँ होंगी वो विलुप्त हो जाएंगी और नई योग्यताओं या नई आकृतियों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इनसे से क्या तात्पर्य है, इसको हम एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको 20 दांत होते हैं, 22 दांत होते हैं। 20 दांत जो होते हैं वो 5 साल 6 साल बाद आप देखते हैं कि वो टूट जाते हैं और उसके बाद फिर से नए दांत उत्पन्न होते हैं और परमानेंट दांत हो जाते हैं। तो आपने देखा ना कि जो 20 दांत पहले के थे वो टूटे, उनके टूटने के बाद आकृतियों में परिवर्तन हुआ, वो ख़त्म हुई और नए दांत उत्पन्न हुए और संख्या भी बढ़ी। तो ये स्थितियाँ जो होती हैं वो ये बताती हैं कि पुरानी आकृतियाँ और योग्यताओं में विलोपन होता है और तत्पश्चात नई आकृतियों या योग्यताओं का प्रादुर्भाव होता है। ये विकास की प्रक्रिया साथियों। उसके बाद विकास जो होता है ये साथियों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। मतलब ये है साथियों कि जैसे आपने सपोज कीजिए कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक समय के बाद आपके सीखने की गति जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्षमता ही समाप्त हो गई आपकी। ये चीज़ें विकास के अंतर्गत नहीं आती। विकास प्रक्रिया ऐसी है जो कि ताउम्र आप उससे सीखते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथियों क्लासेस अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस कैसी रहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों हमसे जुड़े रहने के लिए। बाकी साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है साथियों
कि जितना ज़्यादा आप समझने पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बाकी आपको इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए साथियों। केवल आप फोकस करके लेक्चर को ध्यान से सुनिए। अगर एक बार में चीज़ें स्पष्ट नहीं होती तो रिवाइज करिएगा, एक एक चीज़ें आपके दिमाग में उतार दूंगा साथियों, ये मेरा वादा है। क्वेश्चंस आपको हूबहू मिलेंगे यहाँ से, ये स्पष्ट बात बिल्कुल साथियों, मेरा विश्वास कीजिए 100% यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे आइए देखते हैं साथियों। इसके बाद प्रश्न बनता है, सीख लेते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे साथियों तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। आइए देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। साथियों देखिएगा, वृद्धि और विकास बिल्कुल परिभाषा से ही बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और वहीं से भी एक एक चीज़ों को हम अंतर के रूप में देख लेंगे। साथियों मैंने परिभाषा में देखा कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यही आपका पहला अंतर हो गया। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक के बारे में हमने आपको बताया कि मात्रात्मक वो पहलू होता है जो कि नापा जा सकता है, जिसका हम वजन कर सकते हैं, ठीक है ना साथियों, जिसकी हम माप में लेंथ देख सकते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ये सारी चीज़ें मात्रात्मक पहलू में शामिल होती हैं। उसके बाद वृद्धि तो मात्रात्मक हो गई, बात आई विकास की। तो विकास जो होता है साथियों ये गुणात्मक होता है और ये अमूर्त होता है। अमूर्त, गुणात्मक। अच्छा, उसके बाद देखिए अंतर की बात करें साथियों तो वृद्धि जो हो गई वो मात्रात्मक हो गई, जबकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये बात कैसे है इस पर देख लेते हैं साथियों कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कैसे हो। गुणात्मक की बात साथियों कि आपकी रीजनिंग की पावर, तर्क शक्ति बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग पावर, सोचने की शक्ति बढ़ेगी साथियों, आपके इमोशंस पावर जो संवेगात्मक विकास होगा साथियों, सोशल डेवलपमेंट्स होंगे साथियों। तो ये चीज़ें आपकी क्या नाम है गुणात्मक में आ जाती हैं। अच्छा, विकास अब मात्रात्मक की आती है साथियों। तो मात्रात्मक की बात करें तो ये मात्रात्मक पहलू जो है साथियों ये आपका वृद्धि से है, और वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं विकास से कोरिलेट हो जाती है, इसलिए इसको मात्रात्मक पहलू भी विकास में सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद बात करें साथियों दूसरे अंतर की, तो आप दूसरा अंतर देखेंगे कि दूसरा अंतर जो है वृद्धि में जो होता है ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाती है। वृद्धि जो है ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाती है, जबकि विकास जो है मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति में विकास होगा तो आप देखेंगे विकास में कि उसका शारीरिक विकास हुआ, उसका सामाजिक विकास होगा साथियों, उसमें संज्ञानात्मक विकास होगा साथियों, उसमें सांवेगिक विकास होगा साथियों। तो ये सारे पहलू जो होते हैं वो विकास में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद बात करें साथियों कि वृद्धि जो होती है ये एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। उसके बाद चौथे अंतर की बात करें तो आप जानते हैं कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि विकास जो है इसे हम केवल आंक सकते हैं। आंक सकने का मतलब असिस्ट कर सकते हैं साथियों, केवल हम इसका मूल्य लगा सकते हैं, मतलब इसे हम माप नहीं सकते। और उसके बाद बात करें साथियों कि पांचवा अंतर जो वृद्धि और विकास में है, तो वृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक परिवर्तन लाती है, जबकि विकास जो होता है ये संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों परिवर्तन लाता है, ठीक है ना साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं कि विकास जो है इस कितने प्रकार का होता है या हम इसे कितने पहलुओं में कैटेगराइज कर सकते हैं साथियों। कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इस सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है साथियों, ये केवल और केवल समझने की विषय। कहते हैं कि रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं साथियों, काम हमें प्रोसेस पर करना है, और जब हम काम प्रोसेस पर करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे हमारे पक्ष में आने लगेंगे। तो रिजल्ट को ना ध्यान में रखते हुए केवल और केवल हमें प्रोसेस पर काम करना। कहने का तात्पर्य ये है कि हम
अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम्स जो हैं वो अपने आप क्वेश्चंस कुछ करेंगे और अपने आप आसान बन जाएगा। आइए साथियों विकास के पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो विकास के पहलुओं की बात करें साथियों, तो स्टेप बाय स्टेप 6-7 पहलू जो हैं उसको हम देख लेते हैं। बात करें साथियों सबसे पहले फिजिकल विकास की, डेवलपमेंट की साथियों, ठीक है ना। विकास के पहले पहलू की बात करें तो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास की बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा। शारीरिक विकास की चीज़ को हम समझते हैं कैसे है। आप देखते हैं कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके हाथ, पैर, सर, धड़ की स्थिति को आप देखते हैं। और फिर 8 महीने बाद, जन्म के 8 महीने बाद, साल भर में 12 महीने बाद आप देखेंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप देखते हैं कि उसका बच्चे का शारीरिक विकास किस रूप में होता है। उसके पैर, हाथ सब बड़े हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि जब वो 14 एडल्ट एज में आता है, किशोरावस्था में आता है, युवा अवस्था में जब वो आता है, तो आप पाएंगे कि उसके पास देखेंगे दाढ़ी वगैरह आ जाती है और महिलाओं में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये साथियों आपकी शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करें साथियों संज्ञानात्मक विकास की। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास की क्या स्थिति होती है? संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो साथियों ये पूरी तरीके से बौद्धिक स्तर को बौद्धिक क्षमता का विकास करता है संज्ञानात्मक विकास। अब बौद्धिक क्षमता की बात करें साथियों तो बौद्धिक क्षमता में क्या क्या है? अब बौद्धिक क्षमता में जो चीज़ें आती हैं, तो जैसे एक व्यक्ति के सोचने की क्षमता की बात करूं साथियों, क्या है? सोचने की क्षमता की बात करें। उसके बाद उसके तर्क करने की बात करें साथियों, किसी व्यक्ति के तर्क करने की बात करें, रीजनिंग। उसके बाद साथियों बात करें कि व्यक्ति जो है उसके क्या नाम है, संवेगों का विकास होता है साथियों, ठीक है ना। ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके संज्ञानात्मक विकास के पहलू को दर्शाती है या प्रकार को दिखाती है। आइए साथियों आगे दिया गया है सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना साथियों। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों बाईलैंग्वेज लेकर के चल रहे हैं ताकि दोनों पक्षों को समझ में आए, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी चीज़ों को आसानी से समझ पाए। इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास की बात करें साथियों, तो सामवेगिक विकास की बात करें तो आप देखेंगे कि 14 प्रकार के संवेगों की बात मैकडूगल साहब ने की है। तो ये चीज़ें जो हैं साथियों आप देखें हैं, कभी कभी शुरुआत में चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप देखते हैं जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो वो कूं कूं की आवाज़ें करता है। तो ये कूं कूं की आवाज़ें जो होती हैं वो साथियों समय के साथ साथ 2 हफ्ते बाद या 1 महीने पश्चात आप देखेंगे ये विलुप्त हो जाती हैं। तो किसी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति में नवीन योग्यताओं का चला आना, पुरानी योग्यताओं का विलुप्त हो जाना क्या है? विकास ही तो कहलाता है। तो वो चीज़ें जो हैं उसके बाद आप देखते हैं कि बताया गया है कि 4 ही संवेग शुरू में पाए जाते हैं बच्चे में, काम, क्रोध और 2 चीज़ें और यही चीज़ें बाद में पाए। लेकिन बाकी के संवेग जो होते हैं वो उत्तरोत्तर जिस प्रकार से बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे ही उत्तरोत्तर ये विकास उसमें होते रहते हैं। उसके बाद साथियों बात करें मोरल डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की बात करें, नैतिक विकास की बात करें साथियों, तो नैतिक विकास जो होता है साथियों, किसी व्यक्ति में नैतिक विकास की बात की जाए तो नैतिक विकास से संबंध जो होता है वो उसके सोचने में पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। यानी वो किसी चीज़ को देखता या सुनता है तो उसमें वो गलत चीज़ें हैं या वो चीज़ें सही हैं, इसमें अंतर कर पाना यही नैतिक विकास को दर्शाता है कि एक व्यक्ति कितना ज़्यादा मोरल है या कितना ज़्यादा नैतिक। उसके बाद साथियों बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है साथियों, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट सीधे सी बात है कि आप जैसे मान लीजिए आप हिंदी बोलना जानते हैं, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट की या भाषीय विकास की बात करें तो आपने अंग्रेजी सीख ली हो, आपने पंजाबी सीख ली हो, आपने फ्रेंच सीख ली हो, है ना,
आपने गुजराती सीख ली हो, आपने बंगला सीख लिया हो, तो ये चीज़ें मतलब मल्टीलिंग्विस्टिक पर्सन यानी बहुभाषीय व्यक्ति जो होता है उसके अंदर अगर पूछा जाए कि कौन सा विकास है, तो ये जो है उसके अंदर भाषीय विकास होता है साथियों। उसके बाद आप देखेंगे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ, बात करें सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास जो होता है साथियों, ये आवश्यकता और मूल्य इत्यादि जो होते हैं, ये समाज के अनुसार जब चीज़ों समाज के अनुसार या समाज के दशा के अनुसार व्यक्ति जब समझने लगता है, सामाजिक रंग ढंग से अपने आप को ढालने लगता है, तो ऐसी स्थिति जो होती है उसमें वो दर्शाता है कि हाँ व्यक्ति में सामाजिक विकास हुआ है, यानी वो समाज के नियम और कानूनों को समझने लगता है, नियम और कानून के अनुसार अपने आप को ढालने लगता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है वो क्या अपना जा रहा है, किसी का गर्दन काट दे, किसी की चोरी कर ले, तो ये सामाजिक विकास में नहीं आते। ये जो है ये समाज की कुरीतियाँ हैं जिसके लिए दंड प्रावधान है, ये सब चीज़ें तो सामाजिक विकास की स्थिति जो है साथियों वो ये है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा साथियों, एक एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जहाँ स्पष्ट नहीं होंगी उसके लिए आप एक बार वीडियो फिर से देखेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा साथियों। उसके बाद इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन दिला देंगे। बाकी हाँ, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इससे इस जो चीज़ें हैं ये आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। हाँ साथियों, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कंटेंट कैसा है कमेंट करके साथियों ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमसे जुड़ने के लिए। आगे साथियों बात करें तो ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं साथियों। सीधे आपसे पूछ लेगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो विकास को प्रभावित करने वाले मतलब 2-3 चीज़ें दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद एक दे देगा, या फिर यह पूछ लेगा कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो ये जो नीचे हैं ये 3 दे देगा और अलग से दे देगा, वो आंसर हो जाएगा आपको। तो आओ ये देख लेते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। उसमें आप देखेंगे हेरिडेटरी फैक्टर है, वंशानुक्रम, ठीक है ना साथियों। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर है, वातावरणीय क्रम कारक होता है, फिर साथियों पोषण होता है। उसके बाद बात करें रोग है साथियों। उसके बाद बात करें तो सांवेगिक कारक होता है, इमोशनल फैक्टर जिसे कहते हैं। अच्छा, प्रश्न बनता है साथियों कि वंशानुक्रम व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं तो। जैसे वंशानुक्रम की, जैसे साथियों अगर किसी बच्चे के माता पिता लंबे समय से देखेंगे आप बीमार हैं, या फिर आप देखेंगे कि कुछ लोगों की लंबाई अधिक है, किसी की लंबाई कम, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो वंशानुक्रम से बच्चे में भी आ जाती हैं। उसके बाद आप वातावरणीय फैक्टर की बात करें साथियों, तो देखेंगे आप कि वातावरणीय फैक्टर जो है ये चीज़ें जो हैं अपने आप में आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि अपने आप जो वातावरण, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो अपने आप में देखेंगे आप कि इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको वातावरण चाहिए। आप देखेंगे अगर आप कोई चीज़ सपोज कीजिए कि आपको पढ़ना है तो आपको वातावरण की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, या आप क्या करते हैं कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर आपको पढ़ना है तो आप सिनेमा घर में थोड़ी ना जाएंगे, तो वहाँ अगर आप सिनेमा घर की बात करें तो सिनेमा घर जा कर के पढ़ाई थोड़ी ना होती। तो यही चीज़ें होती हैं साथियों कि वातावरण जो है ये आपके विकास का एक कारक, मतलब सीधा सा है कि अगर जो चीज़ें आपको चाहिए या जो चीज़ें आपको गेन करनी है उसके अनुसार ही वातावरण ही आपके विकास में सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद साथियों पोषण की बात करें तो आप देखते हैं अगर पोषण अच्छा नहीं तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, ये चीज़ें बहुत ही फैक्टर रखती हैं। उसके बाद साथियों सांवेगिक कारक, सांवेगिक कारक की बात की जाए साथियों तो सांवेगिक कारक जो है ये, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा रोता रहता है, तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो उसके विकास को भी प्रभावित करती हैं।
हमेशा लुंज पुंज सा पड़ा रहेगा, ये चीज़ें उसे विकसित होने में, उसके विकास में बाधा सिद्ध होंगी। उसके बाद आप साथियों आगे देखते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। सीधे सीधे प्रश्न बनता है साथियों कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। आपको तीन ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद चौथा एक अलग से दे देगा और पूछेगा कि इसमें से विकास के कौन से सिद्धांत नहीं हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप 10-11 विकास के सिद्धांत यहाँ हमने सेलेक्ट किए हैं, जहाँ से आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इससे बाहर प्रश्न आपका विकास के सिद्धांत से नहीं बनेगा। साथियों स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले विकास के सिद्धांत की बात करें साथियों, तो वो है समान प्रतिदर्श या प्रारूप का सिद्धांत, है ना साथियों। समान प्रतिदर्श या समान प्रारूप का सिद्धांत, इसकी बात करें साथियों तो इससे तात्पर्य है कि दुनिया का कोई भी बच्चा, ध्यान दीजिएगा साथियों, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, उसके विकास का क्रम जो होगा, उसके विकास का प्रारूप जो होगा वो एक समान होगा। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और कोई बच्चा जो है वो फ्रांस में पैदा हुआ या ब्रिटेन में पैदा हुआ या अमेरिका में पैदा हुआ, तो ये जो तीनों और चारों बच्चे हैं साथियों, इन तीनों और चारों बच्चों के विकास का प्रारूप जो होगा वो सेम होगा। जैसे सबके पास 2 हाथ 2 पैर एक ही सर होंगे, किसी के पास 2 सर नहीं होंगे, सबके विकास का प्रारूप जो होगा वो सेम होगा। यही जो है समान प्रतिदर्श या प्रारूप का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद साथियों बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो है साथियों, ये दर्शाता है कि कोई भी 2 बच्चा, चाहे वो जुड़वे ही क्यों ना हो, कोई भी 2 बच्चा चाहे वो जुड़वे ही क्यों ना हो, उनके विकास की गति जो होगी वो सेम नहीं हो सकती, वो अलग अलग ही, उनमें कुछ न कुछ वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाएंगी। दो बच्चे कभी भी एक ही गुण के नहीं हो सकते साथियों, उसमें जरूर कुछ न कुछ अंतर पाया जाएगा। ये स्थिति जो होती है ये वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद साथियों बात करें निरंतरता के सिद्धांत की, तो निरंतरता का सिद्धांत जो साथियों है ये बताता या दर्शाता है कि विकास जो होता है वो साथियों वो निरंतर बिना रुके चलता रहता है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं होती, विकास निरंतर गति से चलता रहता है। उसके बाद साथियों बात करें सिरपुच्छी या मस्केधमुखीय, सिरपुच्छी या मस्केधमुखीय, और भी एक इसे कहते हैं हिंदी में कि अधोमुखीय सिद्धांत। अच्छा, इन सभी तीनों चारों नाम जो हिंदी में ये बड़े जटिल हो जाते हैं अपने आप में साथियों, तो इनके लिए एक इंग्लिश का नाम याद रखिएगा, सिफेलियोकार्डल। सिफेलियोकार्डल, अच्छा ये कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है, सिफेलियोकार्डल हिंदी में लिख देगा और पूछ लेगा, तो सिफेलियोकार्डल का सिद्धांत जो है इसके बारे में साथियों बहुत पूछा जाता है, ये बहुत फेवरेट सिद्धांत है एग्जामिनर का साथियों। ये यहाँ से अक्सर पूछ लेता है, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न सिफेलियोकार्डल से पूछ ही लेता। तो सिफेलियोकार्डल का तात्पर्य ये है साथियों, सीधे पूछते हैं इसमें कि ये विकास का क्रम जो होता है वो सिर से पैर की तरफ, कहने का मतलब है सिर से पैर की तरफ, यानी विकास जो होता है, अगर बात करें किसी बच्चे की, तो आप साथियों जानिए कि गर्भ में सबसे पहले व्यक्ति के सिर का निर्माण होगा, उसके बाद धड़ का निर्माण होगा, उसके बाद पैर और हाथ का निर्माण होता है। तो यही चीज़ें जो है वो बता, यहाँ इसे ये भी कहते हैं कि सिर और सिर से पैर का सिद्धांत, ये चीज़ें लगा करके पूछ ली जाती हैं। उसके बाद साथियों बात करें विकास के क्रम का सिद्धांत। साथियों ध्यान दीजिएगा, विकास के क्रम का सिद्धांत, तो विकास के क्रम के सिद्धांत की बात करें साथियों, तो विकास के क्रम का सिद्धांत जो होता है वो ये कहने का मतलब है कि हर बच्चे के विकास का एक क्रम होता है, हर बच्चे के विकास का एक क्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे की सबसे पहले आप देखेंगे कि उंगली जो होती है इसका विकास होगा, उसके बाद आप देखेंगे ये हथेली का विकास होगा, उसके बाद ये चीज़ें विकसित होती हैं। तो यही कहने का मतलब है कि ये जो आपका विकास के क्रम का सिद्धांत है जो वो यही बताता है कि चीज़ें जो होती हैं वो एक क्रमिक रूप से विकसित होती हैं। उसके बाद साथियों बात करें
अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत, तो अंतर संबंध का सिद्धांत से तात्पर्य साथियों ये है कि इससे विकास के सभी पहलू, ठीक है ना, इसमें कहने का तात्पर्य साथियों ये है कि विकास के सभी पहलू, विकास के सभी पहलू से तात्पर्य ये है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ये जो सारे विकास हैं ये एक साथ ही चलते हैं। उसके बाद साथियों बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, तो उसके बाद साथियों बात करें सातवां जो सिद्धांत है वो विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत जो होता है ये साथियों सदैव एक दिशीय होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत जो है साथियों ये एक दिशीय होता है और ये अपने परिपक्वता सीमा तक, ये जो सिद्धांत है साथियों ये अपने परिपक्वता सीमा तक एक दिशीय चलता रहता है। आइए साथियों दो एक सिद्धांत और भी हैं उसे भी हम देख लेते हैं। आप देखेंगे वातावरणीय एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत, वातावरणीय एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो होता है साथियों, इस सिद्धांत की बात करें तो ये दर्शाता है कि एक बच्चे या एक मनुष्य का विकास जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम के संयोग से हुआ है। यही जो है आपके नेक्स्ट जो वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत है वो यही दर्शाता। इसके बाद साथियों बात करें तो कहा गया है चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, कहा गया है नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है वो चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत है। चक्राकार प्रकृति के संबंध में बात करें साथियों तो चक्राकार प्रकृति से संबंध ये है कि ये साथियों सरल रेखा में इस तरीके से नहीं होता, इसका विकास जो होता है साथियों इस तरीके से विकास कभी नहीं होता सरल रेखा। विकास बात करें वर्तुलाकार से तो वो साथियों इस तरीके से स्थिति जो बनती है ये जो है इसी तरीके से विकास होता है। कभी आप देखेंगे विकास की दर जो होती है वो तीव्र हो जाती है और कभी आप देखेंगे कि विकास की दर जो हो जाती है वो धीमी हो जाती है। तो ये चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत जो है उसका तात्पर्य यही है। उसके बाद साथियों बात करें निश्चित समय का सिद्धांत। निश्चित समय का सिद्धांत जो होता है साथियों इससे तात्पर्य जो है वो है कि जो विकास होता है हर विकास के अलग अलग पहलू जो हैं उसके लिए एक निश्चित समय और वो जो है निश्चित समय पर ही वो लागू होता है या वो चीज़ें विकसित होती हैं। तो ये जो है ये आपके निश्चित समय का सिद्धांत है। उसके बाद बात करें साथियों सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत की बात करें तो ये चीज़ें जो होती हैं इससे तात्पर्य है कि पहले सरल चीज़ों का निर्माण होगा फिर जटिल चीज़ों का निर्माण होगा, है ना साथियों। वही है कि जब कोई चीज़ें आप बनाएंगे तो जो चीज़ें आसान होंगी वो चीज़ें पहले विकसित होंगी और जब आसान चीज़ें विकसित होंगी तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो जटिल चीज़ें भी अपने आप विकसित होने लगती हैं। कैसे कि आप अभी तैरना शुरू करें तो आप प्रयास करते हैं कि कहीं छोटे ऐसी जगह तैरें जहाँ बहुत गहरा ना हो, तो आप जब वहाँ धीरे धीरे पारंगत हो जाते हैं तो आप उससे जटिल चीज़ें अपने आप जटिल जगह पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ आप तैरते हैं तो सीधे यही क्रम बन जाता है कि आप सरल से जटिल की ओर आपके विकास का क्रम बढ़ता रहता है। अच्छा यही साथियों सरल से जटिल, सरल से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट हो गया, इसी को सरल से जटिल भी बोल देते हैं, इस रूप में पूछ लेते हैं। तो साथियों ये चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हैं। इसमें देख लीजिए आप जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आप देखेंगे समान प्रतिदर्श का सिद्धांत साथियों है, समान प्रतिदर्श, उसमें समान प्रतिदर्श हुआ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उस पर टिक लगा देते हैं साथियों। समान प्रतिदर्श हुआ, व्यक्तिगत विभिन्नता हुआ साथियों। उसके बाद ये सिफेलोकाउडल जो है साथियों ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट, अक्सर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये इधर आ जाएंगे आप तो पाएंगे इससे क्या नाम है, ये
वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रम का सिद्धांत पूछ लिया जाता है। चक्राकार को ध्यान रखिएगा, और ये सामान्य से विशिष्ट वाला जो है ये अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों ये चीज़ें आपने देखी जो है आज। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो विकास की अवस्थाओं से होगी साथियों। तो विकास की अवस्थाएं जब हम पढ़ाएंगे तो विकास से अवस्थाओं से संबंधित पूरी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अच्छा साथियों, क्लास जो है आज की बस यहीं तक। चीज़ें अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। धन्यवाद।